दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था। ठंड अपने चरम सीमा पर थी। इस ठंड के महीने में हीरा का परिवार ठंड से ठिठुर रहा था। अपने परिवार को बचाने के लिए हीरा के पास ढंग का कंबल तक नहीं था। हीरा बहुत ही गरीब था और अपने परिवार के साथ बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। हीरा को कभी काम मिल जाता तो कभी नहीं। बाकी के दिन और उसका परिवार पानी पीकर दिन गुजारते थे। सुनिए जी, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। घर में अनाज नहीं बचा है। कल तो मैंने अपने पड़ोसन से थोड़ा आटा मांगकर रोटियां बना दी थी, लेकिन आज तो न चावल है न आटा। मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मैं क्या करूं अनु, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन कभी काम मिल पाता है तो कभी नहीं। मैं सुबह ही गया था, किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। फिर भी मैं अभी जाकर देखा हूं। तुम एक काम करो, तुम आज भी पड़ोसन से कुछ आटा नहीं तो चावल मांग कर लेकर आओ और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना दो। आपको क्या लगता है मैं कोशिश नहीं की? मैं सुबह गई थी, लेकिन पड़ोसन ने 4 बातें सुना दी। उन्होंने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया और ऊपर से बेइज्जती हुई, वह अलग। मैंने अपनी दूसरी पड़ोसन से भी मांगा, उसने भी मुझे देने से मना कर दिया और बहाना बना दिया कि उनके ही घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि अब उनके बच्चे हलवा पूरी खा रहे थे। मुझे इतना तो समझ आ गया है, जब अच्छा समय हो तब सब लोग अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है लोग हमें देखकर घर के अंदर भागने लगते हैं। कोई हमारी मदद नहीं करता। मेरी सबसे अच्छी सहेली ममता ने जब मुझे किसी और से मांगते हुए देखा तो मुझे देखकर वह अपने घर में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे यह देख बहुत बुरा लगा। मुझे नहीं लगता इस बुरे समय में हमारी कोई सहायता करेगा। हमें अपनी सहायता खुद ही करनी होगी। आप जाइए और कुछ ना कुछ करके बच्चों के लिए कुछ खाने को लेकर आइए। मैं बच्चों को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और मैं कुछ ना कुछ लेकर ही आऊंगा। मैं वादा करता हूँ, हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। तुम मेरा इंतजार करना, मैं अभी जाता हूँ। मालिक मालिक, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मुझे कुछ काम दे दीजिए। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं मालिक। कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया। आज अगर मैं खाली हाथ घर गया तो उन्हें आज भी भूख नहीं सोना पड़ेगा। कृपया मुझे काम दे दीजिए मालिक। कुछ भी काम चलेगा, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। जरा रुको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूं? चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। रघु, ये 2 बोरियां लाल सिंह के घर 1 बजे से पहले पहुंच जानी चाहिए। इनमें बहुत जरूरी सामान है और लाल सिंह ने यह आज ही मांगी है। लेकिन मालिक, अभी तो 10 बज रहे हैं। 3 घंटे में ये कैसे मुमकिन है? उनका गांव तो बहुत दूर है। मैं भी क्या करूं रघु, मेरे ध्यान से ही उतर गया। मुझे याद ही नहीं रहा कि लाल सिंह ने ये आज ही मांगा था, और वह भी 1 बजे से पहले। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम कुछ भी करो, लेकिन यह 3 घंटे में पहुंच जानी चाहिए। तुम ऐसे किसी व्यक्ति को यह काम दो जो फुर्तीला हो और 3 घंटे में उसके गांव पहुंच जाए। हम उसे दुगनी मजदूरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह काम 3 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो लाल सिंह बहुत गुस्सा करेगा और वह हमसे व्यापार करना भी छोड़ देगा। मेरा इसमें बहुत बड़ा घाटा होगा। ये सारी बातें हीरा सुन लेता है और हीरा बोलता है, माफी चाहता हूँ मालिक, मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मालिक यह काम मैं कर सकता हूँ। मैं 3 घंटे के भीतर
यह बोरिया देकर आ जाऊंगा। मुझ पर एक बार यकीन करके देखिए मालिक। क्या तू सचमुच 3 घंटा में यह बोरिया वहां तक पहुंचा सकता है? अगर यह तूने कर दिखाया तो मैं तुझे दुगनी मजदूरी दूंगा। लेकिन अगर तूने लापरवाही की और तू वहां पर 3 घंटे के भीतर नहीं पहुंचा तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तू सचमुच कर सकता है तो ही लेकर जा, वरना मैं किसी और आदमी को देखता हूं। मैं तेरी वजह से अपना नुकसान नहीं कर सकता। नहीं मालिक, मैं सच कहता हूं। मुझ पर एक बार यकीन करके देखिए, मैं यह बोरिया पहुंचा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये बोरिया उठा और जल्दी से निकल और काम समय पर हो जाना चाहिए। हीरा वह 2 बोरियां अपने सर पर लादे हुए निकल पड़ता है। चलते चलते उन बोरियों की वजह से हीरा का सिर दुखने लगता है, लेकिन फिर उसे अपने भूखे बच्चों की याद आती है और फिर चल पड़ता है। जब हीरा जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक आदमी नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये बाबा कौन है और इन्हें क्या हुआ है? लगता है बेहोश है। इन्हें तो चोट भी लगी है। पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है। क्या करूं? अगर इन्हें यहां ऐसे ही छोड़ दिया तो पता नहीं ये मर भी सकते हैं। मुझे उनकी जान बचानी होगी। लेकिन अगर मैं ये बोरिया समय पर लाल सिंह के यहां नहीं लेकर गया तो मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। दुगनी मजदूरी तो छोड़, वह मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। ऊपर से मैंने उन्हें वादा भी किया है। मेरी वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं क्या करूं? है ऊपर वाले, मेरी मदद कर। एक तरफ मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और दूसरी तरफ किसी की जान का सवाल है। मैं करूं तो क्या करूं? हीरा बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। नहीं नहीं, यह गलत है। मैं इन्हें छोड़कर यहां से नहीं जा सकता। इनके जान का सवाल है। अगर आज मैंने उनकी जान नहीं बचाई तो जिंदगी भर मुझे इस बात का गम रहेगा कि मैंने मुसीबत के समय इस बुजुर्ग को मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि मैं उनकी मदद कर सकता था। यह बात मुझे जीने नहीं देगी। मैं और मेरा परिवार तो एक दिन भूखा रह लेगा, लेकिन अगर इनकी जान एक बार चली गई तो दोबारा किसी भी कीमत पर लौटकर नहीं आएगी। इस दुनिया में जान से अलावा और कोई भी चीज कीमती नहीं। मुझे इनकी मदद करनी होगी। हीरा वो बोरिया वही रखकर उस आदमी को वैद्य जी के पास लेकर जाता है। वैद्य जी उन्हें देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इनको क्या हुआ है और तुम कौन हो? वेद जी, मैं नहीं जानता इनको क्या हुआ है। यह मुझे जंगल के रास्ते में मिले थे और मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं आपका पता पूछ पूछ कर यहाँ तक आया हूँ। आप जल्दी से इनका इलाज कीजिए। वैद्य जी उस आदमी का इलाज करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर हीरा से कहते हैं, उन्हें दिल का दौर आया था, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुम जिन्हें यहाँ लेकर आए हो, क्या तुम्हें पता है वह कौन है? मुझे नहीं पता वह कौन है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते उनकी मदद की है। वह चाहे कोई भी हो, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन मैं उन्हें ऐसे रास्ते में तड़पते हुए नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया। तुमने बहुत नेकी का काम किया है। तुम जिन्हें यहाँ लेकर आए हो वह इस गांव के सबसे रईस आदमी अमर सिंह जी है। उनसे बड़ा रईस आसपास के 100 गांव में भी नहीं है। तुमने उनकी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब उन्हें पता चलेगा तो तुमसे बहुत खुश होकर तुम्हें निहाल कर देंगे। वेद जी, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा था।
घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जल्दी से वह काम करके घर लौटना है। क्या बात कर रहे हो? रुको, मैं अभी तुम्हें कुछ पैसे देता हूं। तुम अपने घर पर खाने के लिए लेकर जाओ। नहीं नहीं वेद जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मेरी इनाम की कमाई नहीं लेना चाहता। मुझे बस मेरी मेहनत की कमाई चाहिए। अगर मैं यह इनाम आपसे ले लूंगा तो इंसानियत के नाते जो मैंने पुण्य कमाया है वह मैं बेच दूंगा। और मैं अपना पुण्य बेचना नहीं चाहता। मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए। उनकी जान बचाने के बदले मैं आपसे पैसे लूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब निकलना होगा। मैं जाता हूं। ऐसा कहकर हीरा वहां से निकल आता है। तभी रास्ते में उसे सेठ मिल जाता है। उल्लू के पट्टे, कमबख्त, कहां मर गया था? मैंने तुझे क्या बोला था? तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। सेठ लाल सिंह बहुत गुस्से में था। तेरी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तुझे तो मैं फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। गलती मेरी ही है जो मैंने तुझ पर भरोसा किया। तू भरोसे लायक है ही नहीं। अगर तू समय पर मेरा काम कर देता तो मैं तुझे और भी काम दे सकता था, लेकिन नहीं, शायद तो इस लायक ही नहीं। ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल रास्ते में एक आदमी बेहोशी के हालात में पड़ा हुआ था। मैं उसे लेकर वेद जी के पास गया था। अगर मैं यह बोरिया पहुंचा देता तो उस आदमी की जान चली जाती। मालिक, इन बोरियों से ज्यादा कीमती उस आदमी की जान थी। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जवान लड़ता है। अगर वह आदमी मर जाता तो क्या? आज न कल तो उसे भी मरना ही है। लेकिन तूने उस आदमी के लिए मेरा इतना बड़ा नुकसान करवाया। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा काम है, और जो लोग मेरे काम को ईमानदारी से नहीं करते, ऐसे लोगों को मैं लात मारता हूं। चल निकल यहां से। ऐसा मत कीजिए मालिक, मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। मेरी मदद कर दीजिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं अभी यह बोरिया पहुंचा कर आता हूं। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हें पहुंचानी थी तुमने नहीं पहुंचाई। अब इस बात का कोई फायदा नहीं। और तुझे तेरी बच्चों की भूख प्यारी थी या उसे आदमी की जान? तेरे जैसा नीच आदमी तो मैं जिंदगी में नहीं देखा। तू कहता है तेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और तू दूसरों की जान बचाते फिर रहा है। तुझे अपने बच्चों की इतनी ही पड़ी होती तो सबसे पहले मेरा काम करता ना, कि लोगों की जान बचाते फिरता। तुझे समाज सेवा करने का बहुत शौक है ना। अब तू और तेरे बच्चे भूखे ही मरेंगे। चल निकल यहां से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हीरा उदास होकर घर चला जाता है। घर के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। हीरा अपने घर के बाहर ही बैठे रोता रहता है। तभी उसे घर के अंदर से अपनी पत्नी की आवाज आती है, जो बच्चों से कह रही होती है, थोड़ी देर और बेटा, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना लाने गए हैं। आज तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। तुम्हें पेट भरकर खाना मिलेगा। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। ये सारी बातें सुन हीरा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। उसके घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। वह घर के बाहर ही बैठा होता है। तभी थोड़ी देर बाद जब उसे बच्चों की आवाज आनी बंद हो जाती है तो वह घर के अंदर जाता है। उसे देख उसकी पत्नी रहते हैं। क्या हुआ जी, आज भी कुछ नहीं मिला? मेरा नसीब ही खराब है अनु। काम तो मिला था लेकिन पैसे नहीं मिले। और हीरा अनु को सारी बातें बताता है। मैं कितना बदनसीब बाप हूं जो अपने बच्चों को पेट भर खाना तक नहीं दे सकता। आज मेरे बच्चे
भूखे सो रहे हैं। लालत है मुझ पर, भगवान मेरे जैसा पिता किसी को ना दे। पता नहीं अनु मुझे उसे वक्त क्या हो गया था। मैंने अपने बच्चों के बारे में ना सोचकर उस आदमी के बारे में सोचा। अगर मैं उस वक्त उसे आदमी के बारे में ना सोचता तो आज मेरे बच्चे यूं भूखे सो रहे होते। हे ईश्वर, यह तेरी कैसी परीक्षा है जो आज मुझे तड़प तड़प कर मार रही है। आप सब्र रखें, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर सब देख रहा है। आपके उस पुण्य का हिसाब जरूर होगा। यहाँ कोई भी किया गया पुण्य जाया नहीं जाता, सबका हिसाब होता है। आपने अपने बच्चों के बारे में ना सोचकर उसे अनजान आदमी की मदद की है। देख लेना, ईश्वर एक दिन हमारी मदद जरूर करेगा। इसी उम्मीद से दोनों रात में पानी पीकर भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब सेठ अमर सिंह को होश आता है तब वेद जी उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो अमर सिंह बोलता है, क्या बात कर रहे हो वेद जी? आपने उस आदमी को रोका क्यों नहीं? हम उसका धन्यवाद करते। उसने हमारी जान बचाई है। उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं रहता। सेठ जी, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत मुसीबत में था। वह कह रहा था कि उसके बच्चे भूखे उसका इंतजार कर रहे हैं। सेठ जी, उसके हालात बहुत खराब थे। मुझे लगता है उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैं तो उस वक्त होश में नहीं था। तुमने उसकी मदद क्यों नहीं? तुम उसे कुछ पैसे दे देते, बदले में तुम्हें कई गुना पैसे दे देता। सेठ जी, मैंने उसकी मदद करनी चाहिए थी। मैं उसे पैसे भी दे रहा था, लेकिन वह बहुत खुददार निकला। उसने वह पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने ऐसा आदमी तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई इतना भी ईमानदार और खुददार हो सकता है। हम अभी के अभी उसके गांव जाकर उसे इनाम देना चाहेंगे। सेठ जी, अभी आपको आराम की जरूरत है। आप कहीं मत जाइए। नहीं वेद जी, हम जब तक उसे आदमी से मिल नहीं लेते हमारा मन नहीं मानेगा। हम उसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं, और जैसा कि तुम बता रहे हो वह बहुत कष्ट में है। उसने हमारी जान बचाई है। हम उसे किसी बात का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हम अभी उसके पास जाते हैं। ऐसा कहकर सेठ जी हीरा के घर पहुंच जाते हैं। घर में हीरा और उसकी पत्नी दोनों निराश होकर बैठे होते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है। हीरा और उसकी पत्नी बाहर जाते हैं। अमर सिंह अपने आदमी के साथ होता है और उसके आदमी के हाथों में सोने के सिक्कों से भरी पोटली होती है। हीरा सेठ जी को देख बहुत चौंक जाता है और बोलता है, अरे सेठ जी, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो हो ना? सेठ जी हीरा को देखकर उसे गले लगा लेते हैं और फिर बोलते हैं, मैं ठीक हूं बेटे। यह जिंदगी तुम्हारी ही देन है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। इसे स्वीकार करो बेटा। नहीं सेठ जी, मैंने यह सब पैसों के लिए नहीं किया है। मैंने तो इंसानियत के नाते आपकी जान बचाई है। मैं इसे पैसों में नहीं तोल सकता। जान बहुत कीमती होती है सेठ जी। पैसे लेकर मैं इस बात का सौदा नहीं कर सकता। मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। वाह बेटे, सचमुच मैंने तुम्हारे जितना ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। तुम बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारे लिए सब करने के लिए तैयार हैं। सेठ जी, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है।
इस काम से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहूँगा, लेकिन यह इनाम की कमाई मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरे मेहनत के पैसे चाहिए। बस आप मुझे काम दे दीजिए, आपका बहुत एहसान रहेगा। एहसान तो तुमने मुझ पर किया है, वह भी इतना बड़ा कि मैं काम देखकर भी नहीं चुका सकता। फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो तुम आज से ही मेरे यहाँ काम करोगे। और हाँ, अब तो तुम तुम्हारे परिवार के लिए उसे कुछ तो पैसे ले लो, ताकि तुम्हारा परिवार भूखा ना रहे। उसके बदले में तुम मेरे यहाँ काम तो कर ही रहे हो। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा और अनु बहुत खुश हो जाते हैं। सेठ जी के जाने के बाद अनु हीरा से कहती है, देखा आपने, मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि इस पुण्य का आपको एक दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा। आप कितने दिनों से काम की तलाश में थे, लेकिन कोई आपको काम नहीं दे रहा था। लेकिन इन सेठ जी ने तो घर पर आकर आपको काम दिया है। कितनी बड़ी बात है। हाँ अनु, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। सेठ जी ने मुझ पर भरोसा कर मुझे काम दिया है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेठ जी के यहाँ काम करूंगा। उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दूसरे ही दिन हीरा सेठ जी के घर जाता है। सेठ जी अपने मुनीम से बात कर रहे होते हैं। सभी हीरा को देख मुनीम कहता है, कौन है तू? अंदर कैसे आया? तेरी हिम्मत कैसे हो सीधा सेठ जी के पास आने की? तुझे बाहर किसी ने रोका नहीं? निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। मुनीम, जबान संभाल कर बात करो। इसे मैंने यहाँ बुलाया है। इसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये हमारे दिल के बेहद करीब है। और हाँ मुनीम जी, याद रखिए, इसे किसी बात का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आज से हम आपका काम कम कर रहे हैं। आज तक आपके कंधों पर मैंने बहुत बोझ डाल दिया था, अब वह बोझ में उतार रहा हूँ। आज से हमसे हमारे मजदूरों का हिसाब किताब हीरा भी देखेगा। हीरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ जितने भी मजदूर काम करते हैं, उन सब की तनख्वाह का हिसाब तुम रखोगे। और तुम्हें अगर और मजदूरों की जरूरत पड़ी तो तुम उसे भी काम पर रख सकते हो। यह जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। किसी काम पर रखना है और किसे नहीं, यह सब तुम देखोगे। तुम सारे मजदूर पर ध्यान रखोगे। मालिक, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या मैं संभाल पाऊंगा? मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए मालिक, मैं इस लायक नहीं हूं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटे कि तुम यह काम पूरी ईमानदारी से करोगे। और हम पूरे दिल से तुम्हें यह काम सौंपना चाहते हैं, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। यह सारी बातें सुनकर मुनीम के तन बदन में आग लग जाती है। वह अंदर ही अंदर हीरा से जलने लगता है और सोचता है, इस अमर सिंह को हो क्या गया है जो इस भिखारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है? जो काम आज तक मैं कर रहा था वह आज यह कल का आया हुआ लौंडा करेगा। इसने एक दिन में ही इस अमर सिंह का विश्वास कैसे जीत लिया? अगर यह मेरे काम में मेरे साथ शामिल हुआ तो इसे सब पता चल जाएगा कि मैं इतने सालों से इस अमर सिंह को कैसे बेवकूफ बना रहा हूँ। फिर तो मेरी कमाई होना बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे इसका कुछ पक्का बंदोबस्त करना ही होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अमर सिंह हीरा से कहता है, हीरा, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। हीरा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मुझे शक है कि हमारे करीबी ही हमें धोखा दे रहे हैं और हमसे छल कपट कर पैसे निकाल रहे हैं। मैं 2 दिन यहाँ नहीं रहूंगा। देखो बेटा, तुम मेरे बेटे की तरह हो।
भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी, लेकिन आज तुम्हें मेरे पास भेजा है। शायद मेरी संतान होती तो तुम्हारी जैसे ही होती। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूं बेटा। मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं। तिजोरी में जितने भी धन दौलत है वह सब मैं तुम्हारे भरोसे पर छोड़ जा रहा हूं। मैं यह सब अपने साथ नहीं ले जा सकता, और मैं यहाँ पर किसी पर्ची पर भरोसा भी नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। तो मेरे आने तक तुम यही रहोगे और तिजोरी का ध्यान रखोगे। सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपने जान से भी ज्यादा इस तिजोरी का ध्यान रखूंगा। मैं आपके धन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप निश्चित होकर शहर जाइए। वह मुनीम अपने एक आदमी के साथ मिलकर एक चाल चलता है। सुनो, अच्छा मौका है। अमर सिंह यहाँ पर नहीं है। हमें आज रात ही तिजोरी से सारा धन निकालना होगा। ये सोच दोनों सेठ जी के कमरे की तरह बढ़ते हैं तो देखते हैं वहां हीरा बैठा होता है। तभी मुनीम सोचता है, ये हीरा यहाँ क्या कर रहा है? लगता है उस अमर सिंह ने इसे यहाँ तैनात किया है। इसके रहते हुए हम तिजोरी को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे इसका कुछ न कुछ करना ही होगा। एक काम करो, आज रहने देते हैं। हमारे पास कल का दिन भी है। सेठ जी कल शाम को आने वाले हैं। उससे पहले हम अपना काम और इस हीरा को भी तमाम करके यहाँ से निकल जाएंगे। इसे बहुत शौक है ना निगरानी रखने का। कल यह जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसे कल के कल ही मारकर जंगल में जाकर गाड़ देते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जब सेठ जी आएंगे और देखेंगे कि तिजोरी का सारा सोना और पैसे गायब है और हीरा भी गायब है, तो सारा इल्जाम इस हीरा पर आ जाएगा। हमें धन भी मिल जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। सारे लोगों को यही लगेगा कि हीरा ने यह सब कुछ किया है। और फिर अगले दिन मुनीम खाने में जहर मिला देता है और हीरा के पास जाकर बोलता है, हीरा, तुम कब से यहाँ बैठे हो? ऊपर से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। जाओ, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तब तक तुम खाना खा लो। नहीं मुनीम जी, सेठ जी ने बहुत भरोसा करके मुझे यह काम सौंपा है। जब तक सेठ जी नहीं आ जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे भी 2-3 घंटे की तो बात है। अब सेठ जी आने ही वाले हैं। तब तक मैं यही ठीक हूँ। मैं बाद में खाना खा लूंगा। अरे ऐसे कैसे? तुम कब से भूखे हो? मैं एक काम करता हूँ, खाने की थाल यही लेकर आता हूँ। तुम यहीं बैठकर खाना खा लो, फिर तो ठीक है ना? जी मुनीम जी, ठीक है, मैं यही खा लूंगा। मुनीम खुश होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हीरा सोचता है, सेठ जी ने कहा था कि उनका कोई करीबी ही उनके खिलाफ है। उनमें यह मुनीम भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इस मुनीम पर भी नहीं। और ऊपर से यह मुझे खाना खिला रहा है। आज तक इसने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की, और आज इसे मेरे खाने की क्यों पड़ी है? जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी वहां पर मुनीम खाने की थाली रखे कहता है, लो भाई, जल्दी से खाना खा लो। धन्यवाद मुनीम जी, जो आपने मेरे लिए इतना सोचा और आपने मेरे लिए के खाना लाया। आप जाइए ना, मैं खाना खा लूंगा। मुनीम वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हीरा सोचता है, जरूर खाने में कुछ गड़बड़ है। इस खाने में कुछ मिलाया है। मुझे कुछ भी करके यह खाना कहीं फेंकना होगा। इससे पहले ये मुझे देख ले, मैं ये खाना बाहर फेंक आता हूँ। फिर हीरा वह खाना बाहर जाकर एक जगह फेंक देता है। वह देखता है कि वह खाना कुछ चींटी और चूहा खाने आ जाते हैं, और जैसे ही वह खाना खाते हैं वह बेहोश हो जाते हैं। यह देख हीरा को बहुत बड़ा धक्का लगता है। हे भगवान, इसका मतलब मैंने जो सोचा था वह सच है। यह मुनीम मुझे मार देना चाहता था।
और इस मुनीम की ही नज़र सेठ जी की दौलत पर है। मुझे ये बात जल्द से जल्द सेठ जी को बतानी होगी। पता नहीं ये मुनीम कब से मेरे मालिक को ठग रहा है। थोड़ी देर बाद मालिक आते ही होंगे, मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगा। अभी फिलहाल मुझे बेहोशी का नाटक करना होगा, नहीं तो मुनीम सोचेगा कि मैं वह खाना खाया ही नहीं और मुझे अपने पास बचाव के लिए कुछ रखना होगा। पता नहीं ये लोग किस हद तक चले जाए। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरी यह मुझे बेहोश करके करना क्या चाहता था। फिर हीरा बेहोशी का नाटक करता है और नीचे लेट जाता है। मुनीम अपने आदमी से कहता है, इसका काम तो तमाम हो गया। एक काम करते हैं, सबसे पहले जाकर तिजोरी में से सारा धन निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको भी ठिकाने लगा देंगे। दोनों सेठ जी का सारा धन निकाल लेते हैं और फिर हीरा उठ जाता है। अपने हाथ में चाकू रख उन्हें धमकाता है और कहता है, खबरदार, अगर मेरे मालिक के धन को यहाँ से ले जाने की कोशिश की, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। चुपचाप ये सारा धन यहाँ रख दो। मुनीम हीरा को जिंदा देख चौंक जाता है और डरते डरते कहता है, तुम जिंदा हो? तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? क्यों मुनीम, मुझे जिंदा देखकर तुम्हें हैरानी हो रही है ना? तुमने तो बड़ी अच्छी चाल चली थी मुझे ठिकाने लगाने की, लेकिन तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझे मार दोगे और सेठ जी का सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाओगे। कुछ तो शर्म करो मुनीम। सेठ जी सालों से तुम पर भरोसा करते आ रहे हैं और ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने उनके भरोसे का ये सिला दिया। जब सेठ जी को ये सब कुछ पता चलेगा, उन्हें कितना बुरा लगेगा, उनके दिल पर कितनी चोट पहुंचेगी। जिसके भरोसे पर तुम्हारा घर चलता है, तुमने उसके ही घर में चोरी कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी किसी की कदमों की आहट आती है। लगता है सेठ जी आ गए, अब तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा हो गया सेठ जी जल्दी आ गए। तुम्हारी यह घिनौनी हरकत सेठ जी अब अपनी आंखों से देखेंगे। मैं भी देखता हूँ अब तुम कैसे बचते हो। तभी मुनीम एक तरकीब सूझती है और सारा धन हीरा के पास रखकर खुद नीचे गिर जाता है और हीरा से कहता है, नहीं हीरा, मुझे मत मारो, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारे सेठ जी ने तुम पर इतना भरोसा किया और बदले में तुम सेठ जी को इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। यह गलत है हीरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये सब मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी अमर सिंह वहां पर आ जाता है और ये सारा मंजर देख सारा खेल ही उल्टा पड़ जाता है। हीरा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये मुनीम बोल क्या रहा है। ये सब क्या हो रहा है मुनीम जी? ये सब क्या है? अच्छा हुआ मालिक आप आ गए, मुझे बचा लीजिए मालिक। यह हीरा मुझे मार देना चाहता है। आप देखिए, इसके हाथ में चाकू है। यह आपकी सारी दौलत लेकर यहाँ से भाग रहा था। मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो यह मुझे मार देना चाहता है। ये सारी बातें सुन अमर सिंह को बहुत बड़ा धक्का लगता है और हीरा के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। वहां का मंजर देख कोई भी यही सोचता कि यह सब हीरा ने किया है। अमर सिंह ने भी वही सोचा और सारा इल्जाम हीरा पर डाल दिया। हीरा, मैंने तुझे अपने बेटे की तरह समझा था। प्रशांत फरामोश, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं सोच भी नहीं सकता था हीरा कि तुझ जैसा आदमी ऐसा कर सकता है। तूने आज मेरा दिल तोड़ा है। तूने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती वाली हो गई जो मैंने तुझ पर भरोसा किया। मालिक, यह झूठ है। मालिक, यह झूठ बोल रहा है। मैंने ये सब नहीं किया, बल्कि यह यहाँ से आपका सारा धन लेकर जा रहा था। मैंने इसे रोका है। मालिक, नहीं तो यह अब तक भाग चुका होता।
ये झूठ बोल रहा है, इसके बातों पर यकीन मत कीजिए। मालिक, यह बहुत बड़ा झूठा है। इसने आपको धोखा दिया है। इसने जानबूझकर अच्छा बनने का दिखावा किया और आपके पीछे पीछे घर तक आ गया, और आप भी इसके अच्छेपन का दिखावा समझ नहीं पाए और इसे काम पर रख लिया। बदले में देख लीजिए मालिक, इसने आपके साथ क्या किया है। आप खुद देखिए, इसके हाथ में चाकू है, सारा धन इसके पास है। अब आप ही बताइए मालिक, मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये हीरा? नहीं मालिक, ये सब गलत है, झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपका वही हीरा हूँ मालिक। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। यह मुनीम झूठ बोल रहा है, मेरा यकीन कीजिए। चुप कर एहसान फरामोश। सारा सच अब मालिक के सामने आ चुका है। अब तेरा नाटक करने का कोई फायदा नहीं। तुझे इस बात की सजा तो मिलकर रहेगी। मालिक, मैं अभी दरोगा जी को बुलाता हूँ और इस एहसान फरामोश को उनके हवाले करता हूँ। नहीं मालिक, दरोगा जी को मत बुलाए। मुझे एक मौका दीजिए मालिक। अगर आपको कभी मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा हुआ था तो मुझे एक मौका दीजिए, ताकि मैं अपने आप को साबित कर दूं। नहीं मालिक, इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। ये आपको अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाना चाहता है। इसकी बात मत सुनिए, यह बहुत बड़ा ठग है। ये आपको लूटने के इरादे से या यहाँ आया था। शायद इसलिए इसने आपकी जान बचाई। इसे लगा होगा अमीर आदमी है, इससे बहुत पैसे निकलेंगे, तभी इसने जानबूझकर ईमानदारी दिखाई और आपसे तब पैसे नहीं लिए और यहाँ इस घर में घुस आया ताकि आपकी तिजोरी साफ कर सके। आप इसकी बातें मत सुनिए, मैं अभी दरोगा जी को बुलाता हूँ। रुक जाओ मुनीम, इसने हम पर हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया था। उसे एहसान के बदले हमें इससे एक मौका देना चाहते हैं। बोलो हीरा, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। साबित करो कि यह सब तुमने नहीं किया है। और हाँ, अगर तुम साबित न कर पाए तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकोगे। मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद मालिक। मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं आपको भी मुझ पर यकीन है। मेरे साथ चलिए मालिक, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर आपको यकीन आ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। ये बात सुनकर मुनीम थोड़ा डर जाता है और सोचता है, आखिर ये क्या दिखाने की बात कर रहा है? ये मालिक को कहाँ लेकर जा रहा है? मुझे मालिक को रोकना होगा। नहीं मालिक, पागल मत बनिए। आप इसकी बात मत मानिए। इसके साथ कहीं मत जाइए। इसके सिर पर खून सवार है। ये कहीं आपको भी ना मार दे। ये दौलत की आड़ में अंधा हो चुका है। इसे किसी भी हालत में आपके पैसे चाहिए। इसे आपसे कोई मतलब नहीं। आप इसकी बातों में मत आइए। आप फौरन दरोगा जी को बुलाए। यह बहुत खतरनाक आदमी है। ये किसी को भी मार सकता है। मुनीम, तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? तुम चलो हीरा, तुम क्या दिखाना चाहते हो? दिखाओ हमें। फिर हीरा अमर सिंह को लेकर उस जगह जाता है जहां उसने जहर वाला खाना फेंका था। वहां चूहे और चींटियां मरी हुई होती है। हीरा अमर सिंह से कहता है, देखिए मालिक, यह चींटियां और यह चूहा मर चुके हैं। दरअसल मालिक, इस मुनीम ने मुझे जबरदस्ती खाना दिया था जिसमें इसने जहर मिलाया था। यह मुझे मारकर आपकी सारी दौलत लेकर यहाँ से भाग जाना चाहता था। इसे पता था कि मेरे रहते ये ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए इसने ये चाल चली और खाने में जहर मिला दिया। मुझे इस पर शक हुआ, इसलिए मैंने वह खाना न खाकर यहाँ आकर फेंक दिया था। नतीजा आपके सामने है कि इस खाने में सच में जहर था भी या नहीं। सारा सच अमर सिंह के सामने आ जाता है। अमर सिंह को बहुत बड़ा धक्का लगता है। अमर सिंह को मुनीम पर बहुत गुस्सा आता है। अमर सिंह मुनीम से कहता है, अच्छा, तो तुम थे आस्तीन के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा घिनौना काम करते हो?
और ऊपर से तुम हीरा पर इल्जाम लगा रहे थे। तुम इसलिए मुझे यहाँ आने से रोक रहे थे ना? तो वह तुम ही थे जो सालों से मुझे ठगते आ रहे हो, मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। आज अगर हीरा या नाज यहाँ ना होता तो तुम्हारी असलियत कभी मेरे सामने आती ही नहीं। मैंने आंख बंद करके तुम पर भरोसा किया था, तुमने उसे भरोसे का ये सिला दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दौलत की आड़ में तुम इतना गिर गए कि तुमने हीरा की जान लेने की कोशिश की। कल को तो तुम मेरी जान भी ले लेते। अच्छा हुआ जो तुम्हारी असलियत सामने आ गई, क्योंकि जैसे नीच आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं अभी दरोगा को बुलाता हूं, तुम जिंदगी पर जेल में सड़ोगे। फिर अमर सिंह पुलिस को वहां बुलाता है और पुलिस मुनिम उसके आदमी को पकड़कर वहां से लेकर जाती है। उसके जाने के बाद अमर सिंह हीरा से कहता है, हीरा मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। मैं तुझ पर यकीन नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। नहीं मालिक, आप अपनी जगह पर सही थे। आपकी जगह कोई भी होता तो यही सोचता। उस मुनीम ने चाल ही ऐसी चली थी कि आप उसके चाल में आ गए। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप माफी मत मांगे। मालिक, आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे परिवार को संभाला है, नहीं तो मेरी हालत क्या थी। मालिक, लेकिन आज आपकी वजह से मेरा खुशहाल परिवार है, सब अच्छे से चल रहा है। आप मेरे लिए किसी भगवान से काम नहीं हो मालिक। आप मुझसे माफी मत मांगे। मैंने गलती की है, मुझे तुझ पर भरोसा करना चाहिए था। हीरा, आज के बाद मैं तुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूं। तू जानता है हीरा मेरा कोई नहीं है, लेकिन आज के बाद तू मेरा बेटा है और मेरे बाद यह सारी संपत्ति तुम्हारी ही है। मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करता हूं। हीरा, आज से तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और मैं दिल से चाहता हूं कि तुम अपने परिवार को यही लेकर आ जाओ और हमेशा मेरे साथ मेरा बेटा बनकर रहो। ये सारी बातें सुन हीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हीरा घर जाकर अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताता है। वह भी बहुत खुश हो जाती है और हीरा अपने परिवार सहित अमर सिंह के साथ रहने लगता है और उसका सारा कारोबार संभालने लगता है।